हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग एस चांद बुक से सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 26 आप ओपन करोगे। क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चंस चाहिए एस चांद के या पूरा प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको एस चांद का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे टाइप करिए इलेक्ट्रिसिटी एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट वहां पर बच्चों मिल जाएगा। करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। कोई मेटल वायर है, ठीक, उस मेटल वायर का अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायमीटर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई मेटल का वायर है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ है L। अब अगर आपने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, इसको और लंबा कर दिया, ये इस तरीके से, लेट से इसकी लेंथ आपने बढ़ाकर 2L कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट। करेक्ट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करेक्ट। फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वही रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। करंट फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बहुत सारी क्लासेस में बता दिया है। करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। करंट फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को अगर अपोजिशन मिलेगा चलने में, भाई इलेक्ट्रॉन ये चल रहे हैं तो वायर के अंदर जो एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम से कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा, ठीक है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस वाली वायर में चल रहे हैं और एक बार इलेक्ट्रॉन इस वाली वायर में चल रहे हैं, तो बताओ ज्यादा ऑपोजिशन कहां मिलेगा, यानी कि ज्यादा टक्कर कहां होगी। जैसे कि दो गली हैं, दो स्ट्रीट है, मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है। स्ट्रीट में बहुत सारी भीड़ है, एक बहुत लंबी गली है, उसमें आप चलोगे तो आपको ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा टक्कर होगी, ज्यादा रुकावट होगी, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, लोगों से ज्यादा टकराओगे, आप अच्छे से नहीं चल पाओगे। और जो छोटी गली होगी जिसकी लेंथ कम है, वहां आप लोगों से कम टकराओगे, लेंथ उसकी कम है ना, तो कम लोग होंगे वहां पे, उससे टकरा के आप इस तरीके से निकल जाओगे, ठीक। यानी कि जो छोटी गली होगी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, और जो बड़ी बड़ी का मतलब लंबी गली जो होगी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा लोगों से टकराना होगा। इसी तरीके से अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में ज्यादा लोगों से टकराना पड़ेगा, ज्यादा एटम से कोलिजन होगा उसका, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका आंसर में, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इन इट्स लेंथ। ओके, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए। रो क्या आपकी रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, और ए क्या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। करेक्ट। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, ये बात हमने आपको बताई है, यहाँ पे दिख भी रहा आपको, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे किसी वायर की तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डबल कर दोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार फील मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट है बच्चों इंक्रीजिंग द डायमीटर। अगर आपने डायमीटर इंक्रीज कर दिया, मतलब समझो, आप ये सोचो कि अगर वायर का लेंथ तो आपने सेम रखा, लेकिन अगर आपने डायमीटर बढ़ा दिया तब क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम हमने बनाया, ये एक वायर है इतनी लेंथ का और इतनी ही लेंथ का ये भी वायर है, लेकिन जो सेकंड वायर है उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका डायमीटर इसके कंपैरिजन में हमने बढ़ा दिया। अगर आपने डायमीटर बढ़ा दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दे रहे हो आप, चेक कर लीजिए। ये डायमीटर अगर आपने बढ़ा दिया तो इसका मतलब रेडियस बढ़ा दिया। भाई इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक था और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो रेडियस बढ़ाने से ये सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो डायमीटर बढ़ाने का मतलब है, डायमीटर बढ़ाने का मतलब रेडियस बढ़ा दिया, और रेडियस बढ़ाने का मतलब है एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, यानी कि आप एरिया को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। भाई ये लेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेस, और ये ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम रखिए। आप सोचो, जब यहां से इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो बच्चों, ये बहुत कम जगह मिल रही है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो एटम से टकराएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत कम जगह मिल रही है, सकरी सी गली है, पतली सी गली है, ऐसे सोचो आप। दोनों स्ट्रीट्स की लेंथ तो इस बार सेम है, एक पतली गली एक मोटी गली है, ठीक, दोनों में भीड़ लगी हुई है। सोचो यहाँ पे भी एटम्स है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे जब करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अब आप खुद सोचो बच्चों, जो मोटी गली होगी उसमें से आप आराम से निकल जाओगे, खुद सोचो। लोगों की भीड़ इसमें भी, लेकिन मोटी गली में आपको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, है ना। थिक है अगर ये वायर तो इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो जाएंगे। यहाँ पर आराम से फ्लो होने का मतलब इनको ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लेस हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया, लेस हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कब बढ़ेगा, जब डायमीटर बढ़ जाएगा। तो डायमीटर के बढ़ाने से
क्योंकि देखो डायमीटर अगर इंक्रीज करोगे रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस के इंक्रीज होने से एरिया इंक्रीज होगा, एरिया के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा अपोजिशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकते हैं, करंट आराम से फ्लो कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, लेकिन मैंने फील कराने के लिए सब डायग्राम आपको बताए हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है बच्चों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, एरिया आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ लिखी, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है डायमीटर पे, मैंने आपको बताया डायमीटर बढ़ाने से एरिया बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ाने से एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर किसी वायर का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट्स से बच्चों यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक वायर है, अब लेंथ भी हमने उतनी रखी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना रखा, एक बार ये, और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और इस वायर का हमने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ज़्यादा कहाँ पर होंगे, मतलब समझो, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से। ओके, अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे वायर रखा हुआ है और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे वायर रखा हुआ है। आपको पता है 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर जब आप बढ़ा दोगे तो जो अंदर एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह आपने पढ़ा होगा कि यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यस सर, सुनो, अगर पहले एटम, आपको पता ना एटम अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो आगे पीछे वाइब्रेट करता है, तो ये अंदर कोई एटम होगा, बस एक एटम में लेके आपको बता रहा है, ऐसे बहुत सारे एटम्स है, एक एटम ही अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अभी वाइब्रेशन ऐसे करेगा, ठीक है, बहुत फास्ट वाइब्रेशन करेगा। यानी कि बच्चों अगर 20 डिग्री सेल्सियस में यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इसको अगर एक सेकंड में 10 कोलोजन मिल रहे थे लेटस से, क्योंकि एक एटम 10 टाइम्स वाइब्रेट करता है लेटस से, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो 10 बार टक्कर मारेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब ये एक सेकंड में 40 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, 100 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, इसका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड बढ़ जाएगा, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक सेकंड में 50 बार टक्कर मारेगा, 40 बार टक्कर मारेगा, 40 टाइम्स टक्कर मारेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ कोलोजन पर सेकंड यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और समझ रहे हो ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाया, एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो और बढ़िया तरीके से वाइब्रेट करने लगेगा और वो और अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, पर सेकंड उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अब ज़्यादा टक्कर खाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का अपोजिशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टक्कर मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड ज़्यादा कोलिजन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन को चलने में परेशानी होगी, इसलिए यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपोजिशन टू करंट हो रहा है ना, अपोजिशन टू करंट मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चल पा रहे। ठीक, तो बस यही बात है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सो इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। बस आपको एग्जाम में ये आंसर लिखना है, समझा मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, कि किस तरीके से आप इन टॉपिक्स को समझोगे। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, बहुत इजी बच्चों, अब ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों होता है, आपको पता है। ठीक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो बस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यही बात यहाँ लिखी है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, डायमीटर, अगर आप डायमीटर इंक्रीज करोगे तब क्या होगा बच्चों, सीधी सी बात है, देखिए ये कोई वायर है, ठीक है, और इसका डायमीटर है d, अब आपने इसका डायमीटर बढ़ाकर लेट अस से कर दिया 2d, डबल कर दिया। अब सोचो यदि आप डायमीटर बढ़ा रहे हो तो डायमीटर के बढ़ाने से रेडियस बढ़ रहा है भाई, अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, डबल r हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए डायमीटर डबल कर रहे हो, रेडियस पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, तो इसका रेडियस 2r है। अब रेडियस डबल करने से मतलब जस्ट मैं डबल का एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप डबल करोगे, इंक्रीज करके रेडियस आप डायमीटर आप कितना भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप डायमीटर को बढ़ाओगे बच्चों तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चेक कर लो, इसका एरिया है सपोज A1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है। ठीक, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा वायर में से, ये देखिए करंट फ्लो करेगा। ठीक, करंट फ्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक ठीक, अब सुनो, इलेक्ट्रॉन ये मोटे वाले वायर में से आराम से निकल जाएंगे, ज्यादा जगह है ना, ज्यादा जगह है अंदर, अंदर क्या होते हैं, अंदर क्या होते हैं मटेरियल में, एटम्स होते हैं, तो ये सब एटम्स हैं। तो बाहर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, या जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आए या ना आए, वायर के ही इलेक्ट्रॉन हो, वो फ्री मेटल के इलेक्ट्रॉन, बस आप इतना समझो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है,
उनको ज्यादा नंबर ऑफ कोलोजन्स कहाँ मिलेगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इसमें टक्कर करते हैं, अंदर वाले एटम में कोलोजन करते हैं, टक्कर होती है, ठीक। तो ज्यादा नंबर ऑफ कोलोजन यहाँ पतले वाले तार में होगा, पतले वायर में होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कोलोजन इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होंगे, यहाँ पे जगह कम है, लेस जगह है, बहुत कम जगह है, सक्रिय जगह है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं चल पाएगा, यानी कि करंट आराम से फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, वो आराम से फ्लो कर रहे हैं, करंट आराम से फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आप डायमीटर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हो, हमने पढ़ा हुआ है क्या कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। सीधी सी बात है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एरिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायमीटर के ऊपर, ऑब्वियसली, क्योंकि डायमीटर, देखो डायमीटर बढ़ाने का मतलब है आप रेडियस बढ़ा रहे हो, और रेडियस बढ़ाने का मतलब है आप एरिया बढ़ा रहे हो, क्योंकि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, चेक कर लीजिए, ए डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, रेडियस बढ़ाओगे एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, एरिया अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। एरिया कब बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ाने पे, तो बस यही बात है। पढ़ लीजिए, वी नो दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने क्या रखा, d/2, डायमीटर का हाफ होता है ना, रेडियस। तो ये हो गया, यहाँ से आप कह सकते हो आर इज द रेडियस, दी इज द डायमीटर, सो ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द वायर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके बच्चों, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये देखिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ए की जगह आप क्या रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/पाई, आर की जगह आप क्या रखोगे, d/2 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। पाई का तो कोई मतलब है नहीं, पाई कांस्टेंट है तो आप हटा सकते हो यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का भी कोई मतलब नहीं, नीचे डी स्क्वायर बचेगा, 4 भी कांस्टेंट है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो डी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यस, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, किसी वायर का रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, पार्ट ए, इट्स लेंथ ट्रिपल। देखो लेंथ ट्रिपल हो रही है, तो ना मैं आपको ये फील कराता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं बच्चों। ये देखिए, ये एक वायर है, ठीक है ना, इसकी लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सोचो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अभी ए और रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, सो इसका रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको पता है, रो एल बाय ए, करेक्ट। अब देखो क्या हो गया, क्या किया, इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कुछ नहीं किया, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहा होगा, इसकी लेंथ को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स कर दिया, ठीक। तो एल का 3 टाइम्स क्या होता है, 3L होता है कि नहीं होता है, बताइए, यही होता है, ठीक। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है, और रजिस्टिविटी भी उतनी है बच्चों, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया गया है ना। अब आप बोलोगे कि भाई आपको कैसे पता चला मटेरियल नहीं चेंज किया गया, रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। रो का मतलब रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो ये कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का तार है, वायर है बच्चों, उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला ना कि मटेरियल आपका चेंज किया गया है, पार्ट 1 में तो बस उसने बोला लेंथ ट्रिपल कर दो, तो मतलब कॉपर की तार ली थी पहले L लेंथ की, अब ले ली 3L लेंथ की, बस लेंथ ट्रिपल कर दो, मटेरियल चेंज नहीं होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक। अब सुनो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अभी भी ए, ये भी कॉमन सेंस की बात है, जिसको वो चेंज कर रहा है बस उसको ही आपको चेंज करना है, ठीक। अब देखो बच्चों, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर न्यू। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए। अब रो तो रो रहेगा क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी तो उतनी है, और लेंथ की जगह हम कितना रखेंगे, 3L। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, तो एल की जगह एल ना रख के हम 3L रखेंगे, तो रो इंटू एल की जगह हमने 3L रखा, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही है। अब ये 3 जो है ये आगे आ जाएगा, है ना भाई, 3 इंटू एल है तो 3 को आगे लिख दो, और रो इंटू एल को साथ साथ लिख लो, तो रो इंटू एल को साथ साथ लिख लोगे, नीचे बचेगा क्या, ए। ये लीजिए, अब यहां से क्या हो रहा है, आर न्यू, यानी कि न्यू जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 रो एल बाय ए, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों रो एल बाय ए, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और रो एल बाय ए की जगह हो गया आर, यानी कि बच्चों जो न्यू रेजिस्टेंस है आर न्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3R, यानी कि 3 इंटू आर। ओके बच्चों, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, 3 इंटू 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब पहले जितना रेजिस्टेंस था उसका अब 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। पहले रेजिस्टेंस को हमने आर से दिखाया था, रो एल बाय, अब रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 टाइम्स आर आ गया, यानी कि जितना रेजिस्टेंस पहले था, ठीक है ना, उसका 3 टाइम्स बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका हो चुका है, करेक्ट। तो लेंथ को अगर ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स, सॉरी, रेजिस्टेंस
बिकम्स 3 टाइम्स। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 1 है, नोट कर लीजिए। सो पार्ट 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट्स डायमीटर ट्रिपल, डायमीटर को ट्रिपल कर रहा है इस बार। ध्यान देना, ये बड़ा मज़ेदार है। देखो बच्चों, ये एक हमने वायर बनाया, ठीक। सपोज इसकी लेंथ कितनी है? एल है, और डायमीटर कितना है? डी है। मान लो डायमीटर कितना है इसका? डी है। ठीक है बच्चों, अब क्या किया इसने? इसका डायमीटर ही ट्रिपल कर दिया, यानी कि लेंथ तो उतनी रखेंगे और डायमीटर को ट्रिपल कर दीजिए, ये इस तरीके से। लेंथ इसकी एल थी, इसकी भी लेंथ उतनी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ये लो, है ना, एल लेंथ का ये भी है। लेंथ तो उतनी है, जिसको बस वो चेंज कर रहा है उसको आपको चेंज करना है क्वेश्चन में। तो एल लेंथ का ये भी है, और डायमीटर कितना हो गया? 3 टाइम्स। तो डायमीटर पहले डी था, अब कितना हो गया? 3D। तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया? अब 3D। ये लीजिए, करेक्ट बच्चों? ओके, नाउ तो कह रहा है कि ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल्स टू रो। अच्छा, ये भी कॉपर की वायर है, ये भी, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, रो। इसकी रेजिस्टिविटी रो, और इसकी भी रेजिस्टिविटी कितनी है? सपोज रो है, ठीक है ना। नाउ अब यहां से करेंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, करेक्ट। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, करेक्ट। अब देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल लो, एरिया निकाल के यहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस होता है, लेकिन रेडियस किसके इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ, यानी कि d/2। ठीक, तो हम आर की जगह क्या रखेंगे? d/2। तो ए इज इक्वल्स टू पाई d/2। आर के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए d/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से एरिया कितना आ गया आपके पास? पाई। अब ये स्क्वायर डी को मिलेगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। भाई ये स्क्वायर डी को भी मिलेगा, 2 को, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे लाके रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए की जगह आप क्या रखोगे? पाई डी स्क्वायर बाय 4, और 4 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ऊपर जाएगा 4, तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना? 4 जाके आगे मल्टीप्लाई करेगा, 4 रो एल बाय, थोड़ा साफ यहाँ पे लग नहीं रहा है शायद, थोड़ा अलग से बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए। सो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है कितना? ये 4 जाएगा ऊपर, तो 4 रो एल अपॉन में कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस कौन से वायर का? जिसकी लेंथ कितनी थी? एल, और डायमीटर डी था। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लो और इससे कंपेयर कर दो, ठीक। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? आर न्यू फॉर्मूला आपका वही लगेगा क्या? रो एल बाय, अब इसका एरिया सपोज ए डैश है, इसका एरिया कितना है? ए डैश है, ठीक। चलो एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो यहाँ पे। ए डैश फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का? पाई आर स्क्वायर। आर डैश, इसका रेडियस है आर डैश का स्क्वायर, सो पाई। अब आर डैश कितना हो जाएगा? 3D का हाफ। भाई इसका डायमीटर जितना है उसका हाफ कर दोगे तो आर डैश कैसे निकलेगा? आर डैश, भाई इसका रेडियस कितना है? आर डैश, ठीक। तो क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ करोगे, यानी कि 3D/2, ये लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ला के रख दो, तो आर डैश की जगह आपने रखना है 3D/2, और आर का स्क्वायर है इसलिए 3D/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा बच्चों पाई, तो ऐसे ही रहेगा। ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर ये स्क्वायर डी को मिलेगा, डी का स्क्वायर कितना होता है? डी स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरीके से एरिया कितना आ गया आपके पास? पाई 9d²/4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ला के रख दीजिए। तो आर न्यू ए डैश आ रहा है ना, ये न्यू एरिया मैंने ए डैश से दिखाया हुआ है, करेक्ट। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास आर न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो एल बाय ए डैश की जगह हम कितना रखेंगे? अब इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ इस क्वेश्चन का, परेशान ना हो, ठीक है। पहले पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो रो एल बाय ए डैश की जगह हम क्या रखेंगे? पाई 9d² पाई इंटू 9d² बाय 4, ठीक है। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो आर न्यू इज इक्वल्स टू 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 रो एल अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? पाई d² और 9, तो 9 को आगे लिख लो, 9 इंटू पाई d²। अब बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। ये इतना इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो? 4 रो एल अपॉन पाई d², 4 रो एल अपॉन पाई d² की जगह आप आर लिख सकते हो, ठीक।
और नीचे 9 बचा रहेगा। पहले आप इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो आर न्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे, आर, और ये 9 नीचे बच गया तो इसको आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन 9 का मतलब 1/9 टाइम्स आर, यही मतलब होता है। पूछेगा क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि r इंटू 1 आर हो जाएगा अपॉन में 9, तो r अपॉन 9 को 1/9 इंटू आर लिख सकते हो, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस बिकम 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि जितना रेजिस्टेंस पहले था उसका 1/9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर है, फर्स्ट वाला देखो रब हो गया गलती से, ठीक है ना, उसका आंसर आप लिख चुके होगे। सेकंड वाले का आंसर है कि रेजिस्टेंस विल बिकम, रेजिस्टेंस will become 1/9 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट का आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट पार्ट का भी आप आंसर डायरेक्ट कर सकते थे, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो अभी थर्ड पार्ट करते हैं, रुक जाओ। फर्स्ट पार्ट को आंसर डायरेक्ट कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एक, क्या, R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी क्लासेस ध्यान से चेक करी होंगी, ठीक है। रेजिस्टेंस जब भी लेंथ में चेंज करता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2। तो L1 कितना है, L1 कितना है L, और न्यू लेंथ L2 कितनी थी 3L, है ना। तो यहाँ पे आप रख दो, तो R1 क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस था, R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू L1 की जगह L रखोगे, L2 की जगह 3L रखोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, L से L कट जाएगा, और यहाँ से R1/R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचेगा, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 इंटू R1 3R1 इज इक्वल्स टू में R2 इंटू 1 R2 का मतलब न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया, 3 टाइम्स द प्रीवियस वन, यही था। लेंथ को ट्रिपल करने से रेजिस्टेंस 3 टाइम हो जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक। अब डायमीटर का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, अगर कुछ बच्चों को याद हो तो मैंने आपको डायमीटर और रेडियस दोनों के लिए फॉर्मूला बताया था, R1/R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता था रेडियस में अगर चेंज कर रहा है, रेडियस और डायमीटर का क्वेश्चन सेम तरीके से चलता है, ठीक है। रेडियस के लिए यहाँ बताया था R2² अपॉन R1², ठीक, और डायमीटर के लिए मैंने क्या बताया था, R1/R2। जैसे रेडियस का फॉर्मूला है, देखो भैया ध्यान देना, यहाँ R1 के सामने L1 लिखा है, लेकिन यहाँ R1 के सामने R1 नहीं लिखा है, R2 लिखा है, और R2 का स्क्वायर है, याद रखना। इसी तरीके से R1/R2 इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था, D2² अपॉन D1², ठीक है। D1² अपॉन D2² मत कर देना, R1/R2 इन्वर्स रिलेशन होता है ना रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, तो रेडियस के साथ और डायमीटर के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक। तो R1/R2 इज इक्वल्स टू D2² अपॉन D1², ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे खास बात, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। डायमीटर नंबर 1 D1 की वैल्यू कितनी थी, D थी, ठीक, और डायमीटर नंबर 2 यानी कि सेकंड टाइम डायमीटर कितना कर दिया उसने, 3D कर दिया, ठीक। तो आप D2 की जगह कितना रख सकते हो, 3D रख सकते हो, रख दो यहाँ पे D2 की जगह कितना रख दोगे, 3D, सो 3D, और D2 का क्या है, स्क्वायर है, और अपॉन में D1 की जगह D रखोगे, और D का क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, R1/R2 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा 9, D को मिलेगा D² अपॉन में स्क्वायर D को मिलेगा D² से D² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से होगा R1/R2 इज इक्वल्स टू 9, और नीचे कुछ बचेगा नहीं तो 1, ठीक। R2 को उधर भेजो, R1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, R1 इंटू 1 R1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू 1 R1 और 9 इंटू R2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकालोगे, R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि R1/9, और इसको आप क्या लिख सकते हो, R2 इज इक्वल्स टू R1/9 को 1/9 इंटू R1, ये लो, यानी कि जितना रेजिस्टेंस पहले था उसका 1/9 टाइम्स हो गया। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर लो, ठीक। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में बुक से देख लेता हूँ, कह रहा था कि इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, ठीक। अब मटेरियल ही चेंज कर दिया, वाह भाई, मटेरियल चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वायर था,
ठीक, और मान लो इसकी लेंथ कितनी थी, L थी, ठीक है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था मान लो A था, ठीक है ना, और इसकी रेजिस्टिविटी रो थी। अब क्या किया इसने, मटेरियल चेंज कर दिया, किसी और मटेरियल का ये वायर ले लिया, लेकिन ओनली मटेरियल चेंज किया है, ओनली क्या किया है, मटेरियल चेंज किया है, ठीक है। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही रहेगा, लो लेंथ L रहेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन जो रजिस्टिविटी क्वेश्चन में देके आपको रखा हुआ है कि भाई इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन वूज रजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, जिसकी रजिस्टिविटी 3 टाइम्स हो गई, तो अगर इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स का मतलब 3 रो, ये लो, क्या दिक्कत है। अब बहुत ईजी है, इसका रजिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, ठीक है, इसका रजिस्टेंस तो साफ साफ दिख रहा है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आर न्यू निकाल लो, ठीक है, तो आर न्यू इज इक्वल्स टू, हाँ अब खास बात ध्यान देना, सुनो मेरी बात ध्यान से, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, तो रो की जगह आप रो नहीं रखोगे, 3 रो रखोगे, यस सर, तो रो की जगह हमने कितना रखा, 3 रो, ये है रेजिस्टिविटी, इनटू में लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ तो उतनी, एरिया भी उतना है। अब यहां से खास बात क्या देख रहे हो आप, आर न्यू इज इक्वल्स टू 3 तो ऐसे ही रहेगा, और रो एल बाय ए को साथ साथ लिख लो, रो एल बाय ए को साथ साथ लिख लोगे, ये लो। अब ये रो एल बाय ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, रो एल बाय ए की जगह इक्वेशन नंबर 1 से आर लिख सकते हो, तो यहां से आर न्यू इज इक्वल्स टू 3, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर, 3 इंटू आर, यानी कि अगर आपने मटेरियल चेंज करके ऐसा मटेरियल ले लिया जिसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स हो जाती है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, ओके। सो पार्ट 3 का भी जो आंसर है बच्चों वो क्या है आपका, यहाँ से आ जाइए, पार्ट 3 के आंसर में इट्स मटेरियल चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स, ओके। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लीजिए।